हेलो स्टूडेंट्स, कल जो अपने पढ़ा था ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, अच्छा जी। और डिस्चार्जिंग के टाइम पे इक्वेशन क्या थी? V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर, और चार्जिंग के टाइम पे क्या थी? एप्सिलॉन प्लस आई आर। ठीक है, एप्सिलॉन प्लस आई आर। और किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो होता है नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर नेट। ठीक है जी। अच्छा, इतना करंट फ्लो होता है ना। अब बात आएगी, जो ये लॉसेस हो रहे हैं ये हो रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। अगर मैं बोलूँ आइडियल सेल है, तो आइडियल सेल के लिए आर वैल्यू कितनी होती है? 0। तो एप्सिलॉन किसके इक्वल हो जाता है? V के इक्वल। ठीक है। अच्छा, अब आर को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या मेथड यूज करने चाहिए? तो उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि आर डिपेंड किस किस चीज पे कर रहा है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आर देखो, मान लीजिए सेल की आपकी स्ट्रक्चर है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं आपके, एनोड कैथोड, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रखा हुआ है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है, सबसे पहले तो इस पे डिपेंड करता है कि जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इसके नेचर पे, है ना जी। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। दूसरा डिपेंड करता है इसके टेम्परेचर पे, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। थर्ड जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड। जितना ज्यादा सेपरेशन होगा, क्या चार्ज कैरियर को उतनी लॉन्ग डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा? यस सर। तो उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अच्छा, फोर्थ किस पे डिपेंड करता है? ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि ये इलेक्ट्रोड इस सॉल्यूशन के अंदर कितना डिप है, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहाँ तक भरा हुआ है। अगर ये कम भरा हुआ है तो यानी तो जो चार्ज कैरियर होंगे तब भी देखो, अभी तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई चार्ज कैरियर वो यहाँ पे आ जाएगा है ना इसके पास। अगर मान लीजिए ऐसा है कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहाँ तक रहा है, तो सभी को मूव करके ज़्यादा डिस्टेंस चलना पड़ेगा ना। यानी कुल मिला के कि कितना इसके अंदर डिप्थ है, इसको बोला जाता है एरिया एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रोड है उस पर कितना एरिया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर एक्सपोज्ड यानी ओपन है, उस पर भी डिपेंड करता है ना। तो चौथा क्या हो जाएगा? एरिया एक्सपोज्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। किसका एरिया? एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। तो मेनली इन चार चीजों पे क्या डिपेंड करता है? इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ना। कई बार पूछा जाता है छोटा क्वेश्चन 2 नंबर में कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर्स। तो इतने चार मेनली 4 फैक्टर हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब आते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक। सबसे पहले आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी अगर मैं सेल्स को सीरीज में जोड़ता हूं, यानी ऐसे, जैसे पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, इस टाइप से मैं ग्रुप में जोड़ दूं, है ना। ये है एप्सिलॉन 1 R1, एप्सिलॉन 2 R2। तो 2 ही लगा लेते हैं अभी, फिर उसको जनरलाइज कर देंगे। ठीक है, ये एक पूरा सेल है और ये एक पूरा सेल है ना। कॉम्बिनेशन कैसा है? सीरीज। ये 2 पॉइंट ए और बी के बीच में कनेक्ट है। ए और बी से पूरा सर्किट हो सकता है जो कनेक्ट हो, है ना। अच्छा, मान लीजिए ये दोनों सेल मिलके सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो करा रहे हैं, मान लीजिए वो आई करंट फ्लो करा रहे हैं, तो आई करंट फ्लो क्या आएगा? अच्छा, तो इसकी इक्विवेलेंट जो बैटरी कहलाएगी वो ऐसे कहलाएगी इन ए और बी पॉइंट के बीच में, इन दोनों सेम पॉइंट के बीच में। अगर मैं इन दोनों बैटरी में एक बैटरी लगा दूं जो
सेम करंट प्रोवाइड करे, सेम यानी कुल मिला के सेम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करे ए और बी के बीच में सेम पोटेंशियल डिफरेंस और सेम करंट फ्लो करवा सके। तो ये सिंगल बैटरी इन दोनों बैटरी की इक्विवेलेंट बैटरी कहलाएगी। इस बैटरी का जो ईएमएफ होगा वो इन दोनों बैटरी का इक्विवेलेंट ईएमएफ कहलाएगा और इसका जो रेजिस्टेंस होगा इंटरनल वो इन दोनों बैटरी का मिला के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब मैं अगर इधर से देखूं तो अगर आप देखोगे कि इधर से अगर मैं इधर तक चलूं तो VA सबसे पहले गए तो एप्सिलॉन 1 का रिड्यूस हुआ, यस सर। फिर आई बात किसकी, रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, IR बोल होता है। अच्छा, इंक्रीज हुआ है डिक्रीज, करंट तो ऐसे फ्लो हो रहा है ना, तो करंट तो हाई पोटेंशियल यानी इधर हाई होगा इधर लो, तो आप इधर जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा तो आप लिखोगे प्लस। ठीक है, फिर आप आगे जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, फिर आगे जाओगे तो रेजिस्टेंस में क्या लिखोगे IR2 और ये क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा क्योंकि इधर हाई पोटेंशियल है इधर लो पोटेंशियल, आप इधर पहुंच गए भाई ये नीचे। यानी कुल मिला के अगर आप VA माइनस VB यानी ये दोनों मिलके जो VA माइनस VB प्रोड्यूस करेंगे वो कितना होगा, बाकी सब टर्म को दूसरी तरफ ले जाओ, एप्सिलॉन 1 प्लस हो जाएगा, एप्सिलॉन 2 ये भी प्लस हो जाएगा, क्या ये दोनों टर्म माइनस हो जाएंगे तो माइनस I कॉमन आ जाएगा R1 प्लस R2। ठीक, अच्छा अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैं एक सिंगल बैटरी लगा दूं तो अकेली बैटरी जो VA माइनस VB प्रोड्यूस करेगी वो कितना करेगी, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस IR1। V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR था ना, ये क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस है ना जो प्रोड्यूस करती है बैटरी। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि ये बैटरी इन दोनों की इक्विवेलेंट तब कहलाएगी अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस भी दोनों सेम प्रोड्यूस करे और करंट भी सर्किट से क्या है, सेम। अच्छा, तो देखो करंट दोनों में सेम है तो VA माइनस VB की सेम होने की, अगर दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर कर लेंगे तो कंपेयर करेंगे तो आपके पास एप्सिलॉन इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, ये एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 बोलो सही है। अच्छा जी, माइनस I की जगह माइनस I आ रहा है और जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, R1 प्लस R2। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो EMF होते हैं वो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं और रेजिस्टेंस भी डायरेक्टली ऐड हो जाता है, सीरीज रेजिस्टर कंबाइन होते थे। हाँ जी, अच्छा जी। अब और देखिए, इसको और भी तरीके हैं मतलब कि इसी चीज को प्रूव करने के, तो एक तरीका और बता देता हूँ। अच्छा जी, देखो इस अकेली बैटरी में कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, फॉर्मूला जानते हैं आप। अच्छा, इनको दो बैटरी ये मान लो इसने V1 प्रोड्यूस किया तो क्या V1 की वैल्यू होगी एप्सिलॉन 1 माइनस IR1, एप्सिलॉन माइनस IR V1 वैल्यू। इसने अगर V2 प्रोड्यूस किया है तो ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 2 माइनस IR2। तो क्या ये दोनों बैटरी का जो पोटेंशियल है यानी V1 प्लस V2 क्या वो अकेली बैटरी उतना ही प्रोड्यूस करनी चाहिए, यस सर। यहाँ पे दोनों की वैल्यू रख दो तो देखो V1 में V2 ऐड करोगे तो मेरे हिसाब से एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 तो ये आ गया माइनस I और ये आ गया R1 प्लस R2। ठीक है, अच्छा इधर से लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। इधर से कंपेयर कर लो जी, ये वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए और ये वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए ना, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, वो जो मेथड आपको इजी लगे आप उससे लिख सकते हैं। बोल बात समझ में आई। अच्छा जी, और देखिए ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, ग्रुपिंग ऑफ सेल इन सीरीज। अब इसको मैं जनरलाइज कर देता हूँ। जनरलाइज, मान लीजिए n बैटरी थी, कैसी थी, n बैटरीज इन सीरीज। ठीक है, सेल सीरीज n सेल्स इन सीरीज थे तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन 4 डॉट 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 एप्सिलॉन n। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R। ठीक, अगर मान लो किसी बैटरी की पोलरिटी रिवर्स कर दी जाए, जैसे मान लो पहले ये बैटरी थी ऐसे, ये एप्सिलॉन 1 R1, एप्सिलॉन 2 R2, एप्सिलॉन 3 R3, मान लो इसको उल्टा कर दिया मैंने, इसको उल्टा करा दिया और ये, तो जो बैटरी की पोलरिटी रिवर्स होती है
अगर किसी बैटरी की पोलरिटी रिवर्स हो जाती है तो उसका एप्सिलॉन माइनस में ले लिया जाता है ना। जैसे यहाँ पे थर्ड बैटरी है, तो अगर मैं इसका एप्सिलॉन इक्विवेलेंट लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन 4। यानी आपने जिस जिस बैटरी की पोलरिटी इधर है उनको तो क्या ले लिया, पॉजिटिव, और इधर वाली को ले लिया आपने नेगेटिव। अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो यानी जो आपकी इक्विवेलेंट बैटरी बनेगी उसकी पोलरिटी इधर होगी, और अगर ये रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव इसमें आपने किसने लिया है, ये वाला। यानी आपकी जो इक्विवेलेंट बैटरी बनेगी उसकी पोलरिटी आपको इस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, है ना। अच्छा, इनमें प्लस माइनस आप किसी को भी मान सकते हैं, चाहे आप इन तीनों को माइनस मान लीजिए, इसको प्लस मान लीजिए, आपका तो रिजल्ट डिपेंड करेगा। रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो जिन बैटरीज को आपने पॉजिटिव माना है उसी डायरेक्शन में इक्विवेलेंट बैटरी बनेगी, ठीक है। अच्छा, और आर इक्विवेलेंट कितना होगा, सर जी आर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, रेजिस्टर को तो यूं जोड़ो चाहे यूं जोड़ो, एक ही बात है। तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ही रहेगा, R3 माइनस में होगा भाई, है ना। नहीं समझ में आता है तो इन सभी बैटरी से आप आई करंट फ्लो करवा के देख लो, और जैसे अभी अभी मैंने इक्वेशन लिखी थी VA माइनस एप्सिलॉन प्लस IR1 माइनस एप्सिलॉन 2, ऐसे लिख के देख लो, आपके पास इतना नहीं आएगा ना। यानी अगर कोई बैटरी रिवर्स है तो उसका जो EMF है वो माइनस हो जाता है, हाँ जी। और रेजिस्टर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो सब प्लस ही आएंगे, रेजिस्टेंस हमसे जुड़ेंगे, है ना, जुड़ेंगे नहीं। अच्छा जी, और देखिए सेकंड, मान लीजिए ये n की n बैटरी आइडेंटिकल होती, ये n बैटरी कैसी होती, या n जो ये सेल्स हैं आपके ये आइडेंटिकल होते। आइडेंटिकल का मतलब यानी सभी का ईएमएफ इक्वल होता है, एप्सिलॉन 1 बराबर एप्सिलॉन 2 बराबर एप्सिलॉन 3 बराबर, ऐसे ये होता है सब एप्सिलॉन, और ये R1 बराबर मान लो R2 बराबर R3, ऐसे चलके ये होता मान लो सभी का R, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट कितना हो जाता, क्या भाई सारे आप ऐड करते हैं n बार तो क्या n एप्सिलॉन हो जाता है, यस सर। और ये कितना हो जाता भाई, ये हो जाता है NR, कितना हो जाता, NR हो जाता है ना। और जो सर्किट में जो करंट फ्लो होता वो कितना होता, नेट ईएमएफ सभी बैटरीज का मिला के अपॉन नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इतना, प्लस जो आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ते उसके बराबर ये करंट फ्लो होता। ये तब है जब n बैटरी जो आपने सीरीज में जोड़ी है सभी आइडेंटिकल है और सेम पोलरिटी से ऐड की गई है ना। कोई रिवर्स है तो फिर उसको माइनस भी करना पड़ेगा ना। अच्छा जी, फिलहाल n आइडेंटिकल सेल्स हैं जो सेम पोलरिटी से ऐड किए गए हैं, तो नेट ईएमएफ इतना, नेट रेजिस्टेंस इतना और नेट करंट इतना। अच्छा जी, और देखिए अब मैं कहूं कि मान लीजिए पहला केस कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस की कंपैरिजन में। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपेयर में, तो जो सर्किट में से जो करंट चलेगा वो कितना चलेगा, देखो इसको लिखोगे n एप्सिलॉन अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो इसको 0 मान लो अपॉन R, ठीक है। तो लगभग जो सिंगल बैटरी है, सिंगल बैटरी मैक्सिमम कितना करंट दे सकती है, सिंगल बैटरी का जो करंट होता है वो कितना होता है, एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R, ठीक है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो यानी कितना करंट देगी, एप्सिलॉन बाई R, यानी एक बैटरी इतना करंट दे सकती थी और n बैटरी जोड़ दी तो देखो करंट कितना हो गया, n टाइम्स हो गया भाई, कितना हो गया, n टाइम्स हो गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जनरली तब काम में लिया जाता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, उस केस में आपका करंट इंक्रीज हो जाएगा सर्किट में से। यानी आपको सर्किट में करंट की वैल्यू इंक्रीज करनी है तो सेल्स को सीरीज में जोड़ दीजिए। कब, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, काफी कम है इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, है ना। इस वजह से क्वेश्चन आता है इफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी देन हाउ यू विल कनेक्ट देम इन सीरीज और पैरेलल, तो आंसर आएगा सीरीज में, किसी में भी सीरीज में, है ना। और देखिए दूसरा केस, अगर स्मॉल r की वैल्यू ग्रेटर देन r है, स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन r, देन I की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, ऊपर n एप्सिलॉन। अब इसको नेग्लिजिबल मानोगे तो देखो इसको नेग्लिजिबल मानोगे तो n एप्सिलॉन अपॉन nr, तो n साइन कट जाएगा तो कितना आएगा, एप्सिलॉन बाई r, कितना आएगा भाई, एप्सिलॉन बाई r। यानी अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो अगर एक बैटरी कितना करंट देती, एक बैटरी का करंट कितना आता है, एप्सिलॉन अपॉन r प्लस r।
अब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इसको नेग्लिजिबल मानते, तो एक बैटरी कितना करंट देती है, एप्सिलॉन बाई आर, और सारी बैटरी मिलकर कितना करंट देगी, एप्सिलॉन बाई आर। तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम हो इंटरनल रेजिस्टेंस कंपेयर में, तो अगर आप उनको सीरीज में जोड़ दोगे तो करंट में कोई प्रॉफिट नहीं होगा, करंट तब भी उतना ही फ्लो होगा जितना एक बैटरी देगी, एक बैटरी से भी उतना ही करंट, और ये सारी बैटरी जोड़ दोगे तब भी उतना ही करंट फ्लो होगा। क्या बात समझ में आई आपको? ठीक है, अच्छा जी। तो सीरीज जो कॉम्बिनेशन था उसके अंदर आपको बस इतनी सी चीजें याद रखनी है कि एक तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट कितना होता है, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3 डॉट डॉट डॉट, आर इक्विवेलेंट कितना होता है भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3, और किसी को रिवर्स कर दिया जाए तो एप्सिलॉन माइनस हो जाएगा, R में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना जी। अच्छा, आइडेंटिकल हो तो N एप्सिलॉन कितना हो जाता है, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट हो जाता है NR, और सर्किट में जो करंट होता है वो कितना हो जाता है, एप्सिलॉन नेट एप्सिलॉन अपॉन नेट R, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना, कितना से याद रखना है ना। दो स्पेशल केस, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हुआ, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो सीरीज कॉम्बिनेशन से करंट में कोई प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है, और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो सीरीज कॉम्बिनेशन करने से करंट जो एक सेल जोड़ते जब जितना करंट देता है उससे n टाइम्स करंट देने लग जाता है ना। तो बैटरी को सीरीज में तब जोड़ा जाता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो। अच्छा जी, अगला, मान लो n आइडेंटिकल बैटरी है जिनको सीरीज में जोड़ा गया है, उनमें से m बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स है ना। चलो मैं इनको पहले एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए ऐसे ऐसे ऐसे, मान लीजिए 4 आइडेंटिकल बैटरी है ना, एप्सिलॉन 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 आर आर आर, ठीक है। अगर मैं एप्सिलॉन इक्विवेलेंट पूछूं तो ये होगा 4 एप्सिलॉन, और आर इक्विवेलेंट पूछूं तो ये होगा 4R। अगर मैं एक बैटरी को रिवर्स कर दूं किसी को भी, यानी इसकी पोलैरिटी में रिवर्स कर दूं, तो जो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट हो जाएगा रिवर्स करने के बाद, तो देखो कितना होगा, एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, यानी कितना हो गया भाई, 2 एप्सिलॉन, कितना हो गया, 2 एप्सिलॉन। यानी एक बैटरी को अगर आप रिवर्स करोगे तो इफेक्ट कितने का पड़ेगा भाई, 2 का। देखो एप्सिलॉन कितने कम हो गए, 2 कम हो गए, क्योंकि देखो एक बैटरी तो आपने रिवर्स कर ही दिए, और उस रिवर्स से एक जो सीधी बैटरी लगी हुई थी उसका एप्सिलॉन क्या हो गया है भाई, कैंसिल, रिवर्स वाली है ना। तो रिवर्स जितना डेवलप कर रही है वो किसी को जो सेम पोलैरिटी जुड़ी थी उस बैटरी का एप्सिलॉन को क्या कर दिया उसने, है ना, कैंसिल आउट कर दिया। तो कितना पड़ेगा, एक तो खुद उल्टी और एक बैटरी को और उसने कैंसिल कर दिया एप्सिलॉन को, तो कितने का फर्क पड़ेगा, 2, है ना जी। आर इक्विवेलेंट में क्या फर्क पड़ेगा, ये कुछ नहीं, आर उतना ही रहता है, आर उतना ही रहता है ना। अब इसको मैं जनरल वे में समझाता हूँ आपको कि मान लीजिए एन बैटरी है, कैसी है, एन बैटरी है, ठीक है। उनमें से अगर एन रिवर्स है ना, उल्टी जुड़ी हुई है एन में से एन, तो जो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, एन एप्सिलॉन होता अगर सारी सीधी होती, अब रिवर्स कितनी है भाई, एम, तो कितना फर्क पड़ेगा, 2m, जितनी आप रिवर्स में जुड़ी होती है उससे डबल का इफेक्ट हो जाएगा ना। तो नेट जो ये में होगा वो होगा n माइनस 2m इंटू एप्सिलॉन, और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सीधा n r, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट n बैटरी उल्टी है तो डबल का फर्क पड़ता है, बोलो सही है। अच्छा जी, अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। मैंने आपसे बोला कि जैसे ऐसे ये सारी बैटरी है 10 वोल्ट 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस की, 10 वोल्ट 1 ओम, ऐसे 10 बैटरी लगी है, 10 बैटरी है ना, सब आइडेंटिकल है। मैंने कहा अगर इनमें से 3 बैटरी को रिवर्स कर दिया जाए, पोलैरिटी उनकी ये सेम पोलैरिटी जुड़ी हुई है, अगर इनमें से 3 को रिवर्स कर दिया जाए तो नेट एप्सिलॉन कितना होगा, तो नेट एप्सिलॉन भाई कितना होगा, देखो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट हो जाएगा, देखो कितनी बैटरी है, ये 10 है, कितनी है, 10 सेल्स हैं ये, तो 10 कितने को रिवर्स किया है, रिवर्स कितने को किया है, 3 को, तो कितना 3 कितना सब्ट्रैक्ट करूं भाई, 6,
इंटू एक बैटरी का एप्सिलॉन कितना है भाई 10, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 गया तो 40 वोल्ट। देखो 10 में से 3 रिवर्स कर दी, तो 3 तो रिवर्स है और वो 3 जो सही है उनको कट कर देगी, तो कितनी बची आपकी 4 ही तो बची। देखो 3 तो रिवर्स थी और उन्होंने 3 के एप्सिलॉन को कैंसिल कर दिया, तो 3 और 3 कितने हो गए 6, अब बची कितनी बैटरी 4, यानी 4 बैटरी इधर उठेंगे तो 40 वोल्ट। कितना हो गया 40 वोल्ट। और आर इक्विवेलेंट कितना हो गया भाई आपका, भाई 10 है तो 10 ओम, कितना हुआ 10 ओम। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी ठीक है। अब और देख लीजिए, क्लियर आपको। तो 10 बैटरी थी, 3 को रिवर्स कर दिया, तो 3 को रिवर्स किया तो इफेक्ट कितने का पड़ेगा 6 का ना, n माइनस 2m होता था ना, n बैटरी रिवर्स से तो 2m सब्ट्रैक्ट होता था, 2m इनटू एप्सिलॉन आता था, एप्सिलॉन एक बैटरी का इनमें से जो कितना देता है 10 वोल्ट है ना जी। और देखिए क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक सर्किट दिया मैंने, ये 20 वोल्ट की है, ये 0.5 ओम है, ये 10 वोल्ट की है, ये भी 0.5 ओम है, ठीक है, और ये 4 ओम का रेजिस्टर है। मतलब फाइंड आउट द करंट इन द सर्किट। तो देखो एक तरीका तो ये क्या ये दोनों बैटरी सीरीज में है? यस सर। तो सबसे पहले निकाल लो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, तो कितना होगा, ठीक है। अरे इसकी पोलरिटी किधर इधर, इसकी पोलरिटी किधर इधर, इस वाले को प्लस मान लो, इस वाले को माइनस, क्योंकि दो ही है तो आप सिंपल दे सकते हो। देखो ये ज्यादा इफेक्टिव है ना, इसका ईएमएफ ज्यादा है, तो नेट बैटरी इधर ही बनेगी है ना। ज्यादा होती है तो आप इधर को भी प्लस मानो, इधर को भी माइनस मानो, तो रिजल्ट पे डिपेंड करेगा ना। फिलहाल मैंने इसको प्लस मान लिया, तो देखो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट कितना हुआ एप्सिलॉन 1, और ये क्या लेना है माइनस, इधर वाली बैटरी को माइनस 10, तो कितना हुआ 10 वोल्ट। अरे भाई 10 वोल्ट कैसा है, प्लस आया माइनस, सर प्लस आया, तो यानी इन दोनों जो बैटरी को हटाओगे तो सिंगल बैटरी लगेगी, उसकी पोलरिटी इस बैटरी जैसी लगेगी, बोलो सही है। अच्छा आर इक्विवेलेंट कितना होगा भाई, आर इक्विवेलेंट कितना होगा R1 प्लस R2 या R1 माइनस R2, R1 प्लस R2 है ना जी। तो R1 प्लस R2 होगा तो कितना हो जाएगा 0.5 और 0.5 कितना हो जाएगा 1 ओम। यानी इन दोनों बैटरी को हटा के आप एक बैटरी लगा सकते हो जिसका वोल्टेज 10 वोल्ट है और ये 1 ओम है। अब इसको अकेली बैटरी को इसके साथ जोड़ दो तो कितना हो गया ये 4 ओम, ठीक है। तो जो करंट सर्किट में से कितना होता है भाई, कितना होता है नेट एप्सिलॉन अपॉन नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। अब तो एक ही बैटरी होगी ना, सभी को हटा के आपने एक लगा दी तो करंट को आपने ऐसे लिख लिया। तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी रखनी है भाई 10, नीचे आर की वैल्यू कितनी है 1 और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 4, तो मेरे हिसाब से 2 एम्पीयर करंट आएगा सर्किट में से। कितना आएगा भाई 2 एम्पीयर करंट, ठीक है जी। अच्छा जी और देखिए इसी क्वेश्चन को आप ऐसा भी कर सकते थे, देखो इसी क्वेश्चन को ऐसा भी कर सकते थे आप, ये 4 ओम, ये 20 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, 20 वोल्ट 0.5 ओम, 10 वोल्ट 0.5 ओम। इसको आप ऐसे कर सकते थे I इक्वल टू नेट ईएमएफ अपॉन आर नेट रेजिस्टेंस। ऐसा सर्किट में नेट ईएमएफ कितना है सर जी 20 माइनस 10, तो कितना हुआ सर प्लस 10 बच गया, 20 इधर है 10 इधर है ना। सिर्फ ईएमएफ देख लो। अब टोटल रेजिस्टेंस देख लो पूरे सर्किट में कितना है, पूरे सर्किट में 4 एंड 4 4.5 एंड 0.55 ऐसा है ना सिंपली। या तो आप दोनों बैटरी को हटा के एक बैटरी लगा लीजिए ना, या फिर आप नेट ईएमएफ और नेट रेजिस्टेंस से भी निकाल सकते हैं। चलिए जी और देखिए देखो इस टाइप से मैंने कहा ये n आइडेंटिकल बैटरी है
कितनी बैटरी है? n आइडेंटिकल बैटरी है, जिनको मैंने एक लूप में जोड़ दिया है। कैसे जोड़ दिया है? एक लूप में। सभी का EMF एप्सिलॉन है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। ये कितनी बैटरी टोटल? n। अब इनमें से मैंने ऐसे गिनके 1 2 3 4 n बैटरी, यहाँ से लेके यहाँ तक n बैटरी कितनी है भाई? ये n है। तो इधर कितनी बची? इधर बची n माइनस। ठीक, अब मैंने कहा इन दोनों पॉइंट, इसको अगर a बोलूँ और इसको b बोलूँ, तो मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द VA माइनस VB, यानी a और b के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट होगा। ठीक है, अब आप देखिए ये सारी बैटरी इधर वाली कैसे हैं? सीरीज में, और ये वाली भी सारी कैसे हैं? सीरीज में, और फिर ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में। बात समझे? अब चलो, अभी पैरेलल ग्रुपिंग तो हमने पढ़ा नहीं है, फिर भी अगर आप गौर से देखो तो अगर मैं करंट की वैल्यू बोलूं तो मैं आपको बोलूंगा कि नेट ईएमएफ तो n एप्सिलॉन होने वाला है ना भाई। नेट ईएमएफ तो n एप्सिलॉन होगा, क्योंकि n बैटरी सेम पोलरिटी से जुड़ी हुई है। अच्छा जी, अच्छा नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट का? भाई इन इंटरनल रेजिस्टेंस के अलावा कोई रेजिस्टेंस जुड़ ही नहीं रहा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो n बैटरी का कितना हो जाएगा? nr। भाई n बैटरी टोटल मिला के, अब अभी ए और बी को छोड़ो, आप देखो पूरे सर्किट में जो टोटल ईएमएफ कितना है वो है n एप्सिलॉन, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो है nr। बोल है? अच्छा, तो n से n कैंसिल हो गया, यानी हर बैटरी, यानी पूरे सर्किट में से इतना करंट फ्लो होगा, यानी हर बैटरी से इतना करंट फ्लो होगा। आप एक बात याद कीजिए कि अगर कोई एप्सिलॉन वाली बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो उससे जो मैक्सिमम करंट चल सकता था वो कितना चल सकता था? एप्सिलॉन बाई R, है ना, यानी कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ना हो, है ना, इतना मैक्सिमम। और जब ये मैक्सिमम चलता था तो क्या V0 होता था, यानी जब इतना करंट चलेगा, जब इतना करंट चलेगा तो हर बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो देखो यहाँ से n बैटरी जोड़ी आपने, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 0, इसके अक्रॉस 0, इसके अक्रॉस 0, इसके अक्रॉस 0, सब 0 प्लस 0 प्लस 0 0 करेंगे तो VA माइनस VB, यानी VA माइनस VB टोटल कितना आएगा भाई? 0, है ना। ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो आप समझो, करंट तो पता ही चल गया आपको सर्किट में, सर्किट में करंट तो पता ही आपको, I की वैल्यू कितनी है। अब किसी भी बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, जैसे इस बैटरी के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, तो इस बैटरी में से करंट जा रहा है ये I, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा एप्सिलॉन माइनस IR, इस बैटरी के अंदर से करंट। ठीक है जी, तो एप्सिलॉन माइनस I की वैल्यू कितनी है सर्किट में जो इस बैटरी से फ्लो हो रही है? एप्सिलॉन बाई R इनटू R, कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन कितना आया? 0। तो इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0। इस बैटरी के अक्रॉस भी कितना होगा? 0। सो आइडेंटिकली तो है, तो सब 0 प्लस 0 प्लस 0, चाहे इधर से जोड़ लो चाहे इधर से जोड़ लो, नेट जो VA माइनस VB आएगा भाई वो तो कितना आने वाला है आपका? 0 ही आने वाला है। तो अगर n आइडेंटिकल बैटरीज को आप इस टाइप से लूप से जोड़ते हो तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, किन्हीं भी दो, देखो यहाँ पे n और m से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कितनी बैटरी आपने लूप में साइड ली, साइड ली, कितना भी n में, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 0 होगा। चलिए और देखिए, इस सवाल को मैं आपसे ऐसे भी पूछ सकता था। देखो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा पूछ सकता था कि ऐसे बैटरी में ये सभी आइडेंटिकल हैं, 10 वोल्ट EMF है और 0.5 इंटरनल रेजिस्टेंस सभी, ठीक है। अब बोलो फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टर, 10 ओम रेजिस्टर से करंट बताइए। अच्छा भाई 10 ओम, मान लीजिए ये पॉइंट V1 पे है और ये V2 पे है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V1, ये V2, तो इसके अंदर से जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा? V1 माइनस V2 बाई R, ये इसमें करंट हो गया भाई इस वाले में, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, यानी कुल मिला के तुम्हें V1 माइनस V2 पता करना है। अब अगर आप गौर से देखो तो देखो ये जो लगा हुआ है ये पूरा लूप, इसमें से 3 बैटरी इधर है, 3 बैटरी इधर, चलो आपको 3 से कंफ्यूजन हो जाए, एक को 3 कर लो और एक को 2 कर लो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अच्छा जी, तो कई बार गलत आइडिया लगा लेता है बच्चा, ऐसा सोचता है 3 बैटरी इधर है 3 बैटरी इधर है, तो ये ऐसी जुड़ी हुई है, ये ऐसी जुड़ी है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 0 आंसर आ गया ना। ऐसा नहीं, आप ये समझो, देखो क्या ये वही सवाल है? देखो
5 बैटरी ऐसे लूप में जुड़ी हुई है, 5 बैटरी, ठीक है। अच्छा, अगर 5 बैटरी ऐसे लूप में जुड़ी हुई हैं तो कितनी भी बैटरी के बीच में 2 बैटरी, कोई भी कितने, यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पे 3 ले लो, इधर 2 ले लो, इधर 3 ले लो, इधर 1 ले लो, इधर 4 ले लो, कैसे भी ले लो, जब 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा भाई? 0। कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस? 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 0 आएगी। कितनी आएगी करंट की वैल्यू? 0। तो इसी सवाल को इस टाइप से भी पूछा जा सकता था। क्या बात समझ में आई आपको? ओके, चलिए, बाकी जब पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन से और समझा दूंगा आपको इसी सवाल को। अच्छा जी, चलिए और देखें, दूसरा है पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल, हाँ, यानी बैटरी ऐसे जुड़ी हुई हो, एक बैटरी दूसरी बैटरी, ये ए और बी पॉइंट के बीच में जुड़ी हुई है। ये ε1 वाली R1, ε2 R2। मान लो इसने I1 करंट दिया और इसने I2 करंट दिया, और यह सर्किट में टोटल करंट कितना गया? I। तो अगर इन दोनों बैटरी को रिप्लेस करके एक सिंगल बैटरी लगाऊं ए और बी पॉइंट के बीच में, और ये एप्सिलॉन इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट, अगर ये अकेली बैटरी भी आई करंट दे देगी तो ये इन दोनों बैटरी की क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंट बैटरी। क्या बात समझ में? अच्छा, अब देखो, ऊपर वाली बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V = VA - VB, ऊपर वाली के, और नीचे वाली के पोटेंशियल डिफरेंस वो भी है, क्योंकि वो भी ए और बी के बीच में जुड़ी हुई है, ये भी, तभी तो पैरेलल में, यानी दोनों के अक्रॉस क्या सेम है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। चलिए, तो मैं पहली वाली बैटरी के लिए लिखता हूँ भाई, V = कितना होना चाहिए? ε1 - I1 R1 होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ से I1 की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो वो आएगी ε1 - V/R1, और नीचे वाली बैटरी के लिए लिखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस तो इसके अक्रॉस भी कितना भाई? V, पैरेलल में ना दोनों, तो ये कितना हो जाएगा? ε2 - IR2, तो वो वहीं से आप लिखोगे I2, तो I2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी ε2 - V/R2। आया? अच्छा, जहां से आप लिखोगे V की वैल्यू तो कितनी आएगी? एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, तो क्या I की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस V बाई आर इक्विवेलेंट। बोला आया क्या यहाँ से? अच्छा जी, अब यहाँ से अगर मैं देख के बोलूँ तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसने I1 दिया, इसने I2, यानी I1 + I2 बराबर कितना होना चाहिए? I, यानी ये दोनों मिला के जो करंट दे रही है वो ये अकेली देना चाहिए, यानी I की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? I1 + I2 के। तो आप इक्वेशन लगा दीजिए, इक्वेशन लगा दीजिए आप कि I = I1 + I2। तो देखो वैल्यू रखते जाइए उधर से I की वैल्यू देखो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट माइनस V × 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू I1 की वैल्यू देखना भाई, ε1 अपॉन R1 माइनस V/R1। इसकी वैल्यू देखना भाई, ε2 अपॉन R2 माइनस V/R2। ठीक, अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं ना, ये वैल्यू तो अपन ने लिखी थी। चलिए, इसको आप ऐसा लिखिए, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट माइनस V/1/R इक्विवेलेंट। एप्सिलॉन की टर्म को एक साथ लिखिए, ε1 अपॉन R1 प्लस ε2 अपॉन R2 माइनस V1/R1 माइनस 1/R2। ठीक, माइनस V कॉमन ले लीजिए दोनों टर्म्स में से। अब कंपेयर करो भाई, यानी ये टर्म किसके इक्वल होनी चाहिए? इसके, और जो V के साथ मल्टीप्लाई है ये किसके इक्वल होनी चाहिए भाई? इसके। ठीक है, अच्छा, तो अपन ने वही लिखना चालू किया कंपेयर करने के बाद, तो कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होगा? ε1 अपॉन R1 प्लस ε2 अपॉन R2, और 1/R इक्विवेलेंट होगा 1/R1 प्लस 1/R2।
यानी कुल मिला के देखो, जब बैटरी सीरीज में थी तो रेजिस्टेंस भी सीरीज की तरह जुड़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस उनका, और अगर बैटरी पैरेलल में तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस भी किसमें जुड़ेंगे, पैरेलल में जुड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, वहां पे एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3 होता था, यहाँ पे क्या होगा, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, यानी एप्सिलॉन बाय आर का सम रहेगा, तो एप्सिलॉन अपॉन आर 1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन आर 2 समथिंग, ठीक है। अच्छा जी, बात समझे। अच्छा, अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो आर, अगर दो ही बैटरी थी, जो अपन ने केस लिया दो ही बैटरी पैरेलल में थी, तो आप आर इक्विवेलेंट को आप ऐसा लिख सकते हो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो इसको सोल्व कर लो। और एप्सिलॉन इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालना चाहो तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R1 R2, भाई एलसीएम ले लिया देखो, ठीक है। और ये आर इक्विवेलेंट इधर मल्टीप्लाई भी होगा, जब ये तो एलसीएम ले लिया, अब ये आर इक्विवेलेंट है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यस सर। तो फाइनल इक्वेशन बची एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये डायरेक्ट एप्सिलॉन, ये तब लगेगा जब सिर्फ दो ही बैटरी कनेक्ट हो, जब कैसी बैटरी, कितनी बैटरी कनेक्ट हो, दो ही बैटरी कनेक्ट हो, तब ये ऐसा लगेगा। क्या आपको बात क्लियर है, समझ में। अच्छा जी, और देखिए सोचिए, मैं कह रहा हूँ आप ऐसा ही याद रखिए, है ना, इतना याद रखने की कोई जरूरत नहीं आपको, इसको बाकी आप याद रख पाएंगे बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा सिंपल, हाँ। अब इसके भी स्पेशल केस कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। चलिए भाई, अगर मैं कह रहा हूँ कि n बैटरी पैरेलल में होती, कितनी बैटरी होती भाई, n बैटरी, और n के n आइडेंटिकल होती, तो देखो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो होती, अगर n बैटरी होती तो ये होता था n एप्सिलॉन बाई आर, बोलो होता है नहीं होता, सबके एप्सिलॉन बाई आर n बार जुड़ते। अच्छा, और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाता, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू n बाई आर, यानी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है r बाई n। वो तो आप वैसे भी जान रहे हो, पैरेलल में जोड़ा है और सब आइडेंटिकल है, तो रेजिस्टेंस कितना होता है, r बाई n, ठीक है। यहाँ पर तो भैया r बाई n, ठीक है। तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाता है n एप्सिलॉन बाई r इनटू आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट आता है n r बाई n, r से r गया n से n, यानी कितना बचता एप्सिलॉन। यानी अगर n आइडेंटिकल बैटरी अगर आपने जोड़ दी है पैरेलल में, तो नेट ईएमएफ वही रहेगा जो एक बैटरी का होगा, नेट ईएमएफ वही रहेगा जो एक बैटरी का होगा, अगर n आइडेंटिकल बैटरी जोड़ी गई है तब। दूसरा, अगर आइडेंटिकल नहीं है तो इसी इक्वेशन को आप जनरलाइज कर सकते हो, एप्सिलॉन 3 अपॉन r3 प्लस ऐसे एप्सिलॉन n अपॉन rn, और इधर कितना हो जाएगा 1 अपॉन r3 प्लस 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 1 अपॉन rn, ये आइडेंटिकल नहीं हो तब। अच्छा, इनमें से अगर कोई बैटरी वो रिवर्स पोलरिटी से जुड़ी हुई है तो उसका एप्सिलॉन क्या ले लिया जाएगा, माइनस, रेजिस्टेंस तो क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, पर एप्सिलॉन क्या ले लिया जाएगा, उसका माइनस ले लिया जाएगा। अच्छा जी, और देखिए, और देखिए, मान लीजिए n बैटरी है, आइडेंटिकल है, n बैटरी n है, कितनी बैटरी है इसे, n, सब एप्सिलॉन और r वाली। तो आपसे मैं पूछूं बेटा एप्सिलॉन इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो सर एप्सिलॉन, अगर आइडेंटिकल बैटरी पैरेलल में जुड़ी हुई है तो नेट ईएमएफ एक बैटरी के ईएमएफ जितना ही होता है। अच्छा, और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा r बाई n, अगर n बैटरी आपकी आइडेंटिकल जुड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए इसको मैंने r रेजिस्टेंस इस पूरे कॉम्बिनेशन को जोड़ दिया r रेजिस्टेंस से, तो मैं सर्किट में करंट पूछूं आपसे, तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, नेट ईएमएफ, तो नेट ईएमएफ तो कितना होगा भाई, सारी बैटरीज का मिला के एप्सिलॉन अपॉन नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस तो कितना हो गया r बाई n प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो गया r, तो सर्किट में जो चलने वाले करंट की वैल्यू होगी वो होगी ये वाली, है ना। टोटल ईएमएफ एप्सिलॉन, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ये आपके पास इक्वेशन आ गई, ठीक है जी। ये हो गया करंट गिवन बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी जिसमें n बैटरी आइडेंटिकल जुड़ी हुई है। अच्छा, इसमें भी वही दो केस लेते हैं, ठीक है।
पहला लेते हैं कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल से बहुत ज्यादा था, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल से बहुत ज्यादा था, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन अपॉन, भाई इसको तो गायब कर लो, तो क्या ये टर्म ऊपर आ जाएगी, एन आर। ठीक है, अब अगर एक बैटरी कितना करंट देती, आई इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर। अब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो कितना आएगा, एप्सिलॉन बाई आर, यानी एक बैटरी इतना करंट देती, एक बैटरी, और यहाँ पे सारी बैटरी मिलकर कितना दे रही है, एन टाइम्स, यानी सर्किट में करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, किसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, करंट वैल्यू, और कितनी हो जाएगी, एन टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो बैटरी को पैरेलल में जोड़ दोगे तो सर्किट में करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी, करंट हो। इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होता था तब अपन सीरीज में नहीं जोड़ते थे, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होता था तब सीरीज में नहीं जोड़ा जाता था ना। सीरीज में कब जोड़ते हैं, जब इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो, और पैरेलल में कब जोड़ते हैं, जब इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो। इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पैरेलल में जोड़ने से करंट की वैल्यू बढ़ेगी, और इंटरनल रेजिस्टेंस कम है तो सीरीज में जोड़ने पर करंट की वैल्यू बढ़ेगी ना। दूसरा केस भाई इसमें भी चेक कर लेते हैं कि आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर हो, तो आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो कैपिटल आर वैल्यू, तो ये टर्म भी, अच्छा कैपिटल आर ज्यादा है तो इस बार कौन सी टर्म जाएगी भाई, ये, तो कितना बचा भाई, एप्सिलॉन बाई आर। तो क्या करंट वही रहा जो एक बैटरी देती, यस सर। यानी देखो एन आइडेंटिकल बैटरी आपने पैरेलल में जोड़ा तो एप्सिलॉन में तो कोई फायदा हुआ ही नहीं, एप्सिलॉन में तो कोई फायदा हुआ ही नहीं, और ना ही करंट में फायदा हुआ। तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो बैटरीज को पैरेलल में जोड़ने पर ना तो आपको ईएमएफ में कोई इजाफा होने वाला है या इंक्रीमेंट होने वाला है, ना ही करंट में। तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेयर में, तब बैटरीज को पैरेलल में नहीं जोड़ा जाता है। अच्छा, पैरेलल में कब जोड़ेंगे, जब इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो, और सीरीज में कब जोड़ेंगे, जब इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो किस में जोड़ा जाएगा, सीरीज में, और इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो किस में जोड़ा जाएगा, पैरेलल में। क्या आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आया? ठीक है, इसके नेक्स्ट आपने एक बार सीरीज पैरेलल को एक बार देखे, इसके बाद मिक्स ग्रुपिंग और इन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चंस, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। थैंक यू।